नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साउथ अफ्रीका में हुए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी से रिलेटेड एक स्थान को अपने देश की नेशनल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये साइट कौन सी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का टाइम पीरियड था उसमें कुछ ब्रीफ इवेंट्स थे, उनकी हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगेन दी आईडी इज सेम फॉर टेलीग्राम, महिपाल राठौड़। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक स्मार्ट कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, स्निपेट्स, क्रक्स, मंथली प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, डेली क्विज और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस स्मार्ट कोर्स में आपको मिलेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी, ये तो आप सभी को पता होगा। 151st बर्थ एनिवर्सरी थी ये वाली, और इस पर साउथ अफ्रीका की सरकार ने महात्मा गांधी से रिलेटेड एक स्थान है फिनिक्स सेटलमेंट, उसे नेशनल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो जैसे देखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है, वैसे ही हर देश की अपनी हेरिटेज साइट लिस्ट होती है। और पहली बात तो ये जान लो कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारी नेशनल हेरिटेज साइट नहीं है, केवल 25 साइट्स हैं अभी तक, और उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जैसे कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर रॉबिन आइलैंड जहां पर नेल्सन मंडेला को लगभग 18 साल जेल में रखा गया था। तो इस तरह की कुछ साइट्स को उन्होंने नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो इसीलिए अब गांधी जी से रिलेटेड जो ये साइट है उसका शामिल होना इसमें एक बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। इस न्यूज के बारे में भारत का जो दूतावास है दक्षिण अफ्रीका में, उसने भी ट्वीट किया था। ये जानकारी हमें वहां से मिली थी कि फिनिक्स सेटलमेंट जो है वो एक नेशनल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लगभग 21 साल रहे थे, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन कई बार हम वहां पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको ओवरलुक कर देते हैं, और क्योंकि अब ये न्यूज में आ चुका है तो इस पर सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है आने वाले कुछ महीनों में जो एग्जाम्स हैं। तो थोड़ा उनके बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेंगे। आगे बढ़ने से पहले साउथ अफ्रीका की बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूं। याद रखिए, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, ब्लॉमफॉन्टेन और प्रिटोरिया। 3 राजधानी है। यहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग शहरों में बैठते हैं और इसीलिए यहाँ पर 3 राजधानी मानी जाती है। आगे आपको एक शहर का और नाम आएगा, वो है डरबन। तो डरबन के पास में ही ये फिनिक्स सेटलमेंट स्थित था। और आगे एक और टोल्स्टॉय फार्म की मैं बात करूंगा, वो यहां पर स्थित है जोहानसबर्ग के पास में। तो प्रेटोरिया के पास ही है जोहानसबर्ग और यहीं पर वो स्थित था टोल्स्टॉय फार्म। तो 2 लोकेशन है जो गांधी जी से रिलेटेड है, एक है टोल्स्टॉय फार्म और एक है डरबन के पास में फिनिक्स सेटलमेंट। लेकिन 1900 के आसपास ये मैप कुछ इस प्रकार से नजर आता था। ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज था और इसमें दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिणी हिस्सा मोस्टली ब्रिटिश कॉलोनीज के तहत था। तो रोडेशिया, केप कॉलोनी, जुलूलैंड जैसी कई सारी यहां पर कॉलोनीज थी। कुछ इलाका कुछ समय के लिए नेदरलैंड्स के पास में भी था, इसीलिए आज भी वहां पर कुछ डच इन्फ्लुएंसेस आप देख सकते हैं। तो ये वो ट्रांसवाल वाला एरिया है। हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो याद रखिएगा, बस ये 2 लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। डरबन के पास में स्थित है फिनिक्स सेटलमेंट और जोहानसबर्ग के पास में स्थित है टोल्स्टॉय फार्म। अब आते हैं गांधी जी की साउथ अफ्रीका यात्रा पर। तो गांधी जी अपनी वकालत पूरी करके आए थे लंदन से 1891 में और बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 2 साल बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका से एक ऑफर आया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, उनके यहाँ पर लीगल काउंसिल का काम करने के लिए वो पहुंच गए 1893 में। ओरिजिनल प्लान ये था कि 1 साल रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि तनख्वाह अच्छी थी, 1 साल बाद वापस आने का प्लान था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ और जो भी नॉन वाइट्स हैं उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। तो इसके कारण उन्होंने वहां पर जो लोकल इंडियन कम्युनिटी थी उसकी आवाज उठानी शुरू करी और 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। नटाल एरिया जो है डरबन के आसपास वाला, वहां पर उन्होंने एक संगठन बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस, और इन्होंने भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार मिले इसके लिए एक कैंपेन शुरू किया। सरकार से कहा कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो इलेक्शंस होते हैं लोकल उनमें। नटाल इंडियन कांग्रेस की जो कोशिशें हैं उसने इंटरनेशनल अटेंशन भी अपनी तरफ ड्रॉ किया। भारतीयों की जो हालत थी साउथ अफ्रीका में इन अ ब्रिटिश कॉलोनी, वो पूरी दुनिया में थोड़ी सी बाहर तक गई। पहले उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी लेकिन अखबारों में लेख लिखे गए उसके बारे में, और ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, अ लॉयर फ्रॉम गुजरात। 1906 आते आते महात्मा गांधी ने
एक कैंपेन शुरू किया जिसको उन्होंने कहा सत्याग्रह। और ये दुनिया का पहला सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ट्रांसवाल की सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारतीयों के ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी थी। और ये सत्याग्रह बहुत लंबा चला था, 7 साल तक ये सत्याग्रह चलता रहा। अल्टीमेटली ये सफल नहीं हो पाया था, इसकी एक अपनी पूरी अलग कहानी है, इसको अभी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग सत्याग्रह, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि यहीं पर इन्होंने सत्याग्रह को पहली बार इंप्लीमेंट किया था। 1913 में वहां की सरकार ने एक और नया कानून लाने की कोशिश करी और ये बोला कि जो भी क्रिश्चियन नहीं है उसकी शादी वैध नहीं होगी, यानी कि अगर कोई नॉन क्रिश्चियन है तो वो उनकी शादी को सरकार अवैध मानेगी। अब आते हैं हम फिनिक्स सेटलमेंट पर। दिसंबर 1904 में गांधी जी ने एक जमीन खरीदी डरबन शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर। 100 एकड़ ये जमीन उन्होंने खरीदी और इसको नाम दिया फिनिक्स फार्म। एक्चुअली वहां पर ऑलरेडी एक गांव था जिसका नाम था फिनिक्स। फिनिक्स माइथोलॉजी में एक चिड़िया होती है जो जलकर राख बन जाती है और उसी राख से फिर से पैदा होती है। इट रेजरेक्ट्स इटसेल्फ। आप में से जिन्होंने हैरी पॉटर की किताबें पढ़ी है उनको जरूर इसके बारे में पता होगा। तो गांधी जी को यह नाम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने आश्रम या इस तरह का कोई नाम देना ठीक नहीं समझा। तो फिनिक्स फार्म जो है ये एक तरह से कम्युनिटी फार्म था। यहां पर कम्युनल लिविंग थी, जो रह रहा है उसको वहां पर हाथ बटाना होगा, काम करना होगा, और वहां पर कोई भी लैंड ओनर नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो महात्मा गांधी जो है उनके फिनिक्स सेटलमेंट को स्थापित करने के पीछे कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीजन ये था इंडियन ओपिनियन अखबार को सक्सेसफुली चलाना। 1903 में इन्होंने एक अखबार शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन, यानी कि वहां के हिंदुस्तानी लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अखबार छापना शुरू किया। तो ये अखबार जो है इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही थी इन्हें फाइनेंशियली, तो इन्होंने सोचा कि इसका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए, इसके लिए मैं जो वर्कर्स हैं जो भी इसमें काम करेंगे मेरे साथ, उनको सबको लेकर एक ऐसी जगह सेटल हो जाता हूं जहां से ये अखबार भी छापा जा सके और हम सब अच्छे से रह सकें। शहरों में प्लेग फैल रहा था उस समय, तो डरबन शहर में भी प्लेग देखा गया था 1904 में, तो प्लेग जैसी बीमारियों से भी हम दूर हो जाएंगे। तो इन्होंने 100 एकड़ जमीन में, जो एक तरह से प्रैक्टिकली उजड़ा हुआ एक जंगल जैसा एरिया था, इसको इन्होंने खेती लायक बनाया, जमीन पे बहुत मेहनत करी और वहां पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी। ये प्रिंटिंग प्रेस आज भी यहां मौजूद है, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, महात्मा गांधी वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो इन्होंने अपने अखबार को यहां पर मूव कर लिया फिनिक्स सेटलमेंट में। कुछ समय बाद अपने परिवार को भी लेकर आ गए और जो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता था वो वेलकम था। बस एक ही शर्त थी, अगर आप यहां रह रहे हो आपको यहां जमीन दी जाएगी रहने के लिए, लेकिन जो भी घर बन रहे हैं, किचन बन रहा है, उसको बनाने में आपको सबका सहयोग करना पड़ेगा और प्रिंटिंग प्रेस को चलाने में भी आपको सहयोग देना होगा। तो कई लोग आए, जुड़ते रहे इसमें गांधी जी के साथ में, कई लोग छोड़कर भी चले गए, उन्हें इतनी दूर दराज के एरिया में इतनी बंजर जमीन पर रहना रास नहीं आया, उन्होंने सिटी में जाकर अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करना बेहतर समझा। तो महात्मा गांधी के खुद के कजिन थे जो इसमें उनको ज्वाइन किया, फिर वो चले गए फिर से बिजनेस करने। तो इस तरह से कई अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ये कम्युनिटी स्थापित करी जहां पर ये खुद अपना खाना उगाते थे, फार्मिंग करते थे। यहां पर सभी वेजिटेरियन खाना खाते थे, ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। गांधी जी तब तक पूरी तरह से वेजिटेरियन टर्न हो चुके थे। तो इन्होंने अखबार यहां से छापा, कम्युनिटी लिविंग को बढ़ावा दिया, फार्मिंग करी और एक एग्जाम्पल के रूप में ये बताना चाहते थे कि किस तरह से इस तरह से रहा जा सकता है, एक कम्युनल फॉर्म में रहा जा सकता है, सब खुशहाली से शांति से रह सकते हैं। ये फिनिक्स सेटलमेंट के लोगों की एक फोटोग्राफ है, जो लोग उनके साथ वहां पर उस समय रहते थे। इस फिनिक्स सेटलमेंट को स्थापित करने में कुछ जो भामाशाह टाइप लोग थे शहर के, डरबन सिटी के, जो महात्मा गांधी के फ्रेंड्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने भी उनकी सहायता करी थी फाइनेंशियली। बट जो सारा मेजर काम है वो गांधी जी और उनके जो साथ में कम्युनिटी थी, भारत के जो लोग थे, वही जुड़ते गए और उन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। अब यहां पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को डेवलप करना शुरू किया। ये फिनिक्स फार्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिनिक्स फार्म इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। इन्होंने सत्याग्रह कॉन्सेप्ट को यहां पर डेवलप किया कि कैसे अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, और आगे जाकर टोल्स्टॉय फार्म पर इन्होंने सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में किया। हथियार अगेन शब्द कहना थोड़ा सा मेरे को वायलेंट लग रहा है, लेकिन इट वॉज अ वेपन ऑफ प्रोटेस्ट। तो यहां पर इजाद हुआ सत्याग्रह, कहां पर? फिनिक्स फार्म पर, और उसे पूरी तरह से तैयार किया गया टोल्स्टॉय फार्म पर, जो आगे 1910 में स्थापित किया था गांधी जी ने। फिनिक्स सेटलमेंट को स्थापित करने के पीछे गांधी जी 2 जगह से इंस्पायर हुए थे। ये गांधी जी की खुद की किताबों में या फिर जो उनके बायोग्राफर्स हैं उनके द्वारा बताया गया है। तो 2 इन्फ्लुएंस हैं जो मिलते हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला तो है भागवत गीता। तो गीता में, और इनफैक्ट भारत की कई फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा अपरिग्रह, कि कोई पोजेशन नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि ये जो फार्म है, ये 100 एकड़ जमीन है, ये हम सबकी है, इसका मालिक मैं नहीं हूं।
इसके मालिक हम सब हैं और संभाव यानी सब बराबरी से रहें, इक्विटेबली रहें और सभी बराबर रहेंगे। गांधी जी भी वहां पर हर काम में अपना हाथ बटाते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जमीन खरीदी है या फिर मैं बहुत बड़ा लॉयर हूं तो मैं यहां पर मल को साफ नहीं करूंगा, मल नहीं उठाऊंगा। तो इस तरह के काम जो है वो भी गांधी जी ने किए और वो उम्मीद करते थे कि सभी करें। तो इक्वालिटी और नॉन पोजेशन जैसी जो क्वालिटीज हैं ये भागवत गीता से इंस्पायर्ड। दूसरा इन्फ्लुएंस है इंग्लिश राइटर जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। इस किताब में भी कुछ कम्युनल लिविंग के बारे में बातें कही गई थी जिससे महात्मा गांधी उसी समय इंस्पायर हुए थे। इन्होंने कहीं एक किताब में लिखा था कि मैं ट्रेन में बैठा एक बुक पढ़ रहा था और उसी से मुझे यह आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा एक सेटलमेंट मैं भी स्थापित करूं। और मैंने आपको दूसरे रीजंस भी बताई दिए हैं कि प्रैक्टिकल रीजंस भी थे। उनको अपना अखबार थोड़ा सा वायबल रखना था ताकि वो चलता रहे, छपता रहे और जो उनके वर्कर्स हैं जो उनके साथ अखबार में जुड़े हुए हैं वो भी एक अच्छे से रह पाए। तो ये थी फीनिक्स सेटलमेंट की कहानी। अब टोल्स्टॉय फार्म के बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि अभी वो नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो सवाल आने के चांसेस ज्यादातर हमें फीनिक्स सेटलमेंट से ही रहेंगे। टोल्स्टॉय फार्म के बारे में ब्रीफली आप जान लो। टोल्स्टॉय एक बहुत फेमस रशियन राइटर हैं, 19वीं सदी के सबसे महान राइटर्स में से माने जाते हैं। इनकी एक किताब है वॉर एंड पीस और बहुत सारी अन्य किताबें भी हैं। तो टोल्स्टॉय की राइटिंग से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने अपने इस नए फार्म का नाम रखा टोल्स्टॉय फार्म। ये इन्होंने स्थापित किया था जोहान्सबर्ग में 1910 में। इसमें इनकी सहायता करी एक जूइश जर्मन आर्किटेक्ट थे हरमन कैलेनबैश, जो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे वहां के और वो गांधी जी के आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए। तो इन्होंने गांधी जी की वित्तीय सहायता करी इस जमीन को खरीदने में। टोल्स्टॉय फार्म इन्हीं की सहायता से स्थापित किया गया और गांधी जी ने यहां पर उन परिवारों को रखा जिनको सरकार ने जेल में भेज दिया था, यानी कि जिनको सत्याग्रह के लिए जेल भेजा जा रहा था उन लोगों के परिवार को सही से रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने ये टोल्स्टॉय फार्म शुरू किया और यहां पर अपने सत्याग्रह के आइडियाज को इन्होंने और आगे बढ़ाया और सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कंटिन्यूअसली चलाते रहे। तो फीनिक्स सेटलमेंट और टोल्स्टॉय फार्म ये दोनों जगह गांधी जी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल यात्रा एक तरह से शुरू करी और इनकी स्पिरिचुअल यात्रा भी इन्हीं दो जगहों से शुरू हुई। भारत में भी जब वो आए तो आप देखिए उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया, बाद में वर्धा में आश्रम स्थापित किया। तो गांधी जी की कोशिश ये रहती थी कि इस तरह की जगहों पर रहा जाए जहां पर बिल्कुल सिंपल लिविंग हो सके और ये आइडियाज उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट से ही अपने एक्सपेरिमेंट्स एक तरह से शुरू कर दिए थे। तो ये पूरी अहिंसा, सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस की जो कहानी है ये इसी फिनिक्स सेटलमेंट से शुरू होती है और पूरे 20th सेंचुरी पर इन आइडियाज का प्रभाव पड़ा, इसीलिए हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।